अरे बच्चों नमस्कार। आज हम प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चन नंबर 4 को हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 आप यहाँ से देख सकते हो। कह रहा है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, कह रहा है धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। संकेत भी दे रखा है यहाँ पे, आप यहाँ से देख सकते हैं। हम चलते हैं इस पर सॉल्यूशन पर, हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 1.1। पिछले सवालों की तरह माना ए एक धनात्मक पूर्णांक है यदि b बराबर 3 हो तो। अब यहाँ पे 3 क्यों लिया मैंने, यहाँ पे b बराबर 3 क्यों लिया, क्योंकि दिखा देता हूँ। b बराबर 3 क्योंकि यहाँ पे m हमें लेना है 3m या 3m+1 के रूप में लेना। तो हम b बराबर क्या मान लेते हैं, 3 मान लेते हैं। है तो हम किसी पूर्णांक को पिछले सवालों की तरह किसी पूर्णांक को 3 से भाग देंगे तो q बार भाग जाएगा और शेषफल r बचेगा। तो शेषफल के मान क्या हो सकते हैं, 0 आएगा या 1 आएगा या 2 आएगा, 3 नहीं आ सकता। ठीक है। a के संभावित मान क्या हो सकते हैं, 0 रखेंगे तो 3q, 1 रखेंगे तो 3q+1 या क्या हो सकता है 3q+2 के रूप का होगा। अब यहाँ पे हम कंडीशन लेके बना के चलेंगे। केस फर्स्ट हम हिंदी में कह सकते हैं पहली अवस्था। पहली अवस्था में यदि a बराबर हम ले लें 3q। ठीक है, सवाल में वर्ग बोला था, क्वेश्चन में बोला था कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग बोला था, तो हम इसका वर्ग करके चलेंगे। तो हम करेंगे दोनों तरफ का वर्ग करने पर, तो a² बराबर 3q² खोल सकते हैं, 3 का स्क्वायर 9 और q का q²। हम इसको तोड़ सकते हैं, 3q 9, 3 का स्क्वायर 9 होगा, 9q² को हम तोड़ सकते हैं, 3 बाहर ले लेते हैं और 3q²। अब हम इतने को, ये वाला 3q² को हम यहाँ पर m मान लेते हैं, 3m, जहाँ m तो लिख देते हैं, हमने क्या माना है 3q²। अब केस सेकंड, में हम a बराबर लेते हैं 3q+1, दोनों तरफ का वर्क करेंगे। a² बराबर 3² + 1 का होल स्क्वायर, ये तो पता ही होगा, a+b का होल स्क्वायर की तरह खोल देंगे। 3q का स्क्वायर 9q², 2a भी करेंगे प्लस 2a, 3q × b 1 प्लस 1 का स्क्वायर। अब थोड़ा खोल लेते हैं, 9q 3 दूनी 6q + 1। अब इन दोनों में से हम कॉमन ले लेते हैं,
इन दोनों में से हम 3 कॉमन ले लेते हैं, 3 के साथ में क्यू भी कॉमन आ जाएगा। 3q कॉमन लेते हैं, यहाँ बचेगा 3q प्लस 3 दूनी 6 प्लस 1। इतनी बार सारे पद को हम यहाँ से q से लेके और यहाँ तक पूरे पद को मान लेते हैं कि हम m मान लेते हैं। हम लिखेंगे 3m प्लस 1 यों की तरह रखे रहेंगे, जहाँ m इजकल टू q 3q प्लस 2। यहाँ पे देख लो दोबारा, शायद दिखा नहीं पाया मैं। इन दोनों में से पूरे पद में से 3q कॉमन ले लिया, 3q का 9q स्क्वायर में डिवाइड करेंगे तो 3q बचेगा, और 3q का 6q में देंगे तो 2 बचेगा, प्लस का 1 जमा कहते हैं। इतने सारे पद को हमने m मान लिया, 3m प्लस 1, जहाँ m इजकल टू हमने लिख दिया q 3q प्लस 2। अब केस 3, यदि लास्ट वाला था a बराबर 3q प्लस 2, दोनों तरफ का वर्क करेंगे। ए स्क्वायर इजकल टू 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर, इसको भी खोल लेंगे। ए प्लस बी होल स्क्वायर कितना है 3q का स्क्वायर, 9q स्क्वायर प्लस 2a भी करेंगे, 2a हमारा 3q और b हमारा 2। अब और 2 का स्क्वायर 4। इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं। 9q स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6, 6 दूनी 12q प्लस 4। अब हम यहाँ से कॉमन लेंगे, 4 में से कॉमन नहीं आएगा, यहाँ ध्यान देना 4 को हम तोड़ लेते हैं। कैसे तोड़ेंगे, 9q स्क्वायर 12q, 4 को तोड़ लेते हैं हम 3 प्लस 1 के रूप में। अब हम पूरे यहाँ से यहाँ तक 3 कॉमन ले लेते हैं, 3 कॉमन लेंगे, यहाँ बचेगा 3q स्क्वायर और 4q प्लस 1, और पीछे बचे रह जाएगा हमारा 1। इतने सारे पूरे पद को, यहाँ से यहाँ तक के पूरे पद को हम m मान लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3m प्लस 1 लिख देते हैं हम यहाँ पे, जहाँ m इजकल टू 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1। अतः अब हम देख सकते हैं यहाँ पर, अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग पहली स्थिति में 3m के रूप का, दूसरी स्थिति में 3m प्लस 1 के रूप का, और चौथी स्थिति में 3m प्लस 1 के रूप का होता है। हम कह सकते हैं किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। अतः हम लिख सकते हैं, अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होगा। ठीक है, यही हमारा आंसर है, यही पूछा था हमसे। दोबारा देख सकते हो, स्क्रीन को कोई करके लिख सकते हो। हमने यहाँ से शुरू किया था, माने एक धनात्मक पूर्णांक है, b बराबर हमने 3 लिया था, तो a के संभाव्य मान 3q 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2 के रूप पर होगा। पहली स्थिति हमने ली है a बराबर 3q, दोनों का वर्क करने के बाद तो यहाँ पर हमारा पहली स्थिति बन जाती है 3m, यहाँ m इजकल टू 3q स्क्वायर। केस सेकंड, a बराबर हमने 3q प्लस 1 लिया, इसका दोनों ओर का वर्क करके हमने यहाँ पर खोला, तो यहाँ पर हमारा दूसरी स्थिति बन जाती है 3m प्लस 1 के रूप का। इसी प्रकार तीसरी स्थिति, a बराबर 3q प्लस 2 लिया, तो दोनों का वर्क करने के बाद यहाँ भी हमारी वही आ जाती है 3m प्लस 1 के रूप का। ठीक है, यही आंसर है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन कह रहा है, घन 9m प्लस 1 9m प्लस 8 के रूप का होगा।
आप यहाँ से लिख सकते हो क्वेश्चन को। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9m+1 या 9m+8 के रूप का होगा। हल करते हैं हम सीधे, आपने लिख लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 हल। पिछले सवाल की तरह मानेंगे, माना ए एक धनात्मक पूर्णांक का वर्ग माना ए एक धनात्मक पूर्णांक पूर्णांक है, माना ए एक धनात्मक पूर्णांक है यदि b बराबर, हम यहाँ पे क्या ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं, क्योंकि वहाँ पे घन की बात कर रहा है, हम 3 लेके चलते हैं, ज़्यादा बड़ा नहीं करना है, इतना ही छोटा, 3 से छोटा हो जाएगा, आराम से कर सकते हैं। केस 1, केस फर्स्ट, यदि केस फर्स्ट से पहले हम वो लिख लेते हैं ए के संभावित मान। ए के संभावित मान क्या होंगे, 3q + 1 या 3q + 2 के रूप के, तो यदि पहली स्थिति में यदि a बराबर 3q हो, अब घन की बात कर रहा है तो दोनों तरफ का घन करेंगे तो AQ बराबर 3q का होल क्यूब, 3 का क्यूब 27 और q। अब सवाल में बोला था हमें क्या लेके चलना है, वही लेके चलते हैं सवाल की तरफ। 9m 9m+1 और 9m+8, यानी 9 हमें कॉमन लेके चलना है, तो हम इसमें से 9 कॉमन ले लेते हैं। इसको हम 9 की डिवाइड में तोड़ लेते हैं, 9 की डिवाइड में तोड़ेंगे तो इसको 9 की डिवाइड में तोड़ेंगे तो 9 हमने बाहर ले लिया, तो यहाँ बचेगा 9 × 27 क्यूब, यानी 9m, और जहाँ m बराबर 3q का होल क्यूब, तो हमने इतनी प्रकार इस पद को हमने m मान लिया। अब केस सेकंड, में हम मानेंगे a बराबर 3q + 1, दोनों का घन करेंगे q करने पर, AQ + 3q + 1 का होल क्यूब। अब इसको भी खोल लेते हैं हम a + b के होल क्यूब के फॉर्मूले से, यानी AQ + BQ + 3AB कोष्टक में a + b, 3 का क्यूब 27 q² AQ + BQ का 1 का क्यूब एक ही होता है, प्लस 3AB करेंगे, 3 3 का 9, 3AB 3 का 9 क्यू और कोष्टक में a + b, यानी q + 1। अब हम 9q का अंदर गुणा कर लेंगे, इसका 27q + 1 9 27q² + 9q। अब हमें ये भी 9 के रूप में लेना है, तो
तो पूरे पद में से 9 कॉमन ले लेते हैं, एक को छोड़ देंगे, ध्यान रखना इस वाले पद एक को छोड़ के चलेंगे। 9 कॉमन ले लेते हैं, 9 × 27 क्यूब, एक को छोड़ के चल रहे हैं, और 9 × 23 और 9 एकम 9 और प्लस उनको छोड़ देते हैं। इतने सारे पद को हम m मान लेते हैं, तो हम लिखेंगे 9m + 1 लिख देते हैं हम यहाँ पर, जहाँ m = 3q का होल क्यूब, 3q का क्यूब प्लस 3q² + 1। अब केस 3, केस 3, यदि a = 3q + 2 हो, a बराबर ये हो, तो दोनों तरफ का q करने पर aq = 3q + 2 का होल क्यूब, इसको भी खोलेंगे a + b के फॉर्मूले के रूप में। तो 3q का स्क्वायर 27, q का क्यूब प्लस 2 का क्यूब 8 + 3 a भी करेंगे 3 a भी करेंगे, यानी 3 × 3 = 9, 9 दूनी 18 क्यूब प्लस 3q + 2, इसको गुणा करके थोड़ा खोल लेते हैं। 27q + 8 + 18 = 54q² + 18 दूनी 36q। अब हम यहाँ से 9 कॉमन ले लेते हैं, 9 के रूप में लेना हमें, एक 8 को छोड़ के चलेंगे, तो फिर लास्ट पद 8 प्लस आना है हमारा, 9 कॉमन लेंगे, 9 × 27, q का क्यूब 9 × 54 9 × 36 और प्लस के 8। और इतने सारे पद को हम यहाँ से यहाँ तक के पूरे पद को m मान लेते हैं, 9m + 8, जहाँ m = 3q का क्यूब प्लस 6q² + 4q। अतः a धनात्मक पूर्णांक के घन 9m 9m + 1 और 9m + 8 के रूप के हाँ, यही हमारा आंसर है, ये लिख देते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अतः a धनात्मक पूर्णांक के घन को 9m 9m + 1 या 9m + 8 के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, ये प्रश्नावली हमारी यहीं ख़त्म होती है, ये इसका आंसर है। अगली प्रश्नावली के लिए से पहले हम जान लेते हैं हमें क्या करना है। हमारी एक प्रमेय है, थोड़ा सा छोटा करो, ध्यान ना दो, ये है अंकगणितीय आधारभूत प्रमेय, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एल्गोरिथम। ठीक है, ये प्रमेय 1.2 अंकगणितीय आधारभूत प्रमेय। अंकगणितीय आधारभूत प्रमेय क्या होती है, उसके बारे में जान लेते हैं हम अगली प्रश्नावली से पहले। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, ये प्रमेय हमारी 1.2 प्रमेय है। इसको जानने के लिए एक हम उदाहरण ले लेते हैं, जैसे 140 गुणनखंड तो किए होंगे आप,
आपने 140 140 को हम पहले छोटी संख्या से भाग देते, 2 से भाग देंगे, 2 7 14, फिर 2 से चला जाएगा 35 बार, और 5 से देते हैं, 5 7 35। तो हम 140 को क्या लिख सकते हैं, 140 को लिख सकते हैं हम 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। यही हमारी अंकगणित की आधारभूत प्रमेय है। कहती है प्रत्येक भाज्य को संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। ठीक है, ये हमारी प्रमेय है। कहती है प्रत्येक भाज्य संख्या, यानी प्रत्येक भाज्य संख्या हमारे पास 140 थी, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त किया जाता है। जैसे 140 को हमने अभाज्य गुणनखंड कर दिया, इसके 2 2 5 7, यानी अभाज्य संख्या पता ही होंगी क्या होती हैं, हमने तोड़ दिया इसको। तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना एक अद्वितीय हल होते हैं। तो हम इसको कैसे भी कर सकते हैं, जैसे एक और बता देता हूँ। 140 को पहला क्रम हमारे पास था 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। हम इसको ये भी लिख सकते हैं 2 गुणा 5 गुणा 2 गुणा 7, या फिर 5 गुणा 7 गुणा 2 गुणा 2, कैसे भी लिख सकते हैं। और कुछ दे रखा है 2 3 5 7, यही है। तो निकल गया, ओके सही है। आपकी ये प्रमेय बुक में भी दे रखी है, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। ठीक है, मैंने समझा भी दिया है उदाहरण के तौर पे। अगला चलते हैं, उदाहरण नंबर 5 दे रखा है। कह रहा है उदाहरण नंबर 5 कह रहा है, देखो संख्याओं 4 की पावर n पर विचार कीजिए जहां n एक प्राकृतिक संख्या है। जांच कीजिए कि क्या n का कोई मान है जिसके लिए 4 की पावर n अंक 0 पर समाप्त होता है। ठीक है, यहाँ पे दे रखा है, मैं समझा देता हूँ। ठीक है, यही है इसका सॉल्यूशन, मैं बता देता हूँ कैसे करना है आपको। उदाहरण 5, यदि किसी n के लिए संख्या 4 की पावर n 0 पर
समाप्त होगी तो वह 5 से विभाज्य होगी। अब 5 से विभाज्य होगी, एक इसका मतलब यानी अगर हम किसी संख्या में भाग दें, उसमें अगर 5 का गुणनखंड हो तो वो 0 पर समाप्त होगी, क्योंकि अगर हम किसी संख्या में मल्टीप्लाई करें 1 से लेके 9 तक आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, अगर 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 पंजे 10, 2 5 चौक 20 तो 0 आएगा, नहीं तो अन्यथा 0 नहीं आएगा। इसीलिए उसके गुणनखंड में 5 होना आवश्यक है, और 5 नहीं होगा तो वो 0 पर समाप्त होगा। अर्थात 4 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य संख्या पाँच आनी चाहिए। यानी 4n के अगर हम अभाज्य गुणनखंड करें तो उसमें 5 आना चाहिए, क्योंकि अगर हम 4n के गुणनखंड करें तो 4n के गुणनखंड क्या होंगे, 2 गुणा 2 की पावर n। ठीक है, 2 ही 2 आएंगे, 2 गुणा 2 आ सकते हैं या, ठीक है, यही हो सकता है। इसमें केवल 2 ही गुणनखंड आ सकता है, इसका 5 नहीं आ सकता। यानी 4n के गुणनखंड में केवल अभाज्य संख्या दो ही आ सकती है। केवल 2 ही आ सकती है, इसीलिए ऐसी कोई संख्या n नहीं है जिसके लिए 4 की पावर n अंक 0 पर समाप्त होगी। ठीक है, इसका कोई गुणनखंड 5 होगा नहीं, तो इसका 4 की पावर n 0 पर समाप्त नहीं होगी। इसी के साथ ये वीडियो लेक्चर समाप्त होता है। मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।